अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज आप न्यू चैप्टर स्टार्ट करोगे बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स पहले हम इस की डेफिनेशन देखते हैं। बायो एनर्जेटिक्स क्या चीज़ है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी द एनर्जी रिलेशनशिप और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस इन लिविंग बॉडी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी कैसे जनरेट होती है, कैसे स्टोर होती है। ठीक है, ये सब एनर्जी की स्टडी हम करेंगे लिविंग बॉडी के अंदर, और साथ में क्या पढ़ेंगे, हाउ दिस एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, कैसे स्टोर होती है, कैसे बनती है, कैसे यूटिलाइज होती है वापस। ठीक है, जो लिविंग बॉडी है, लिविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है, जो एनर्जी होती है वो दो तरह की हो सकती है। टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज स्टोर्ड। ठीक है, स्टोर्ड फॉर्म में, द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम बाद में जब ज़रूरत पड़े तो वो बॉडी उस एनर्जी को यूज़ कर सके, रिलीज करके उसे यूज़ कर सके। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच इज इन यूज, जो यूज़ हो रही है फॉर प्रोसेसेस, फॉर डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग सेल को जितनी भी एनर्जी की डिमांड्स होती हैं वो इस पोटेंशियल एनर्जी को, जो स्टोर्ड फॉर्म में है, स्टोर्ड एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे अपने प्रोसेसेस रन करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, सो द पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज in the living body, and when this potential energy is utilized for any process, it is called the kinetic energy. When this potential energy is utilized, it is called the kinetic energy. ठीक है, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? लिविंग बॉडी में जो भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, वो स्टोर्ड फॉर्म में जो भी एनर्जी होती है वो एटीपी मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है। एटीपी एक मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, लिविंग सेल्स एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करते हैं, और एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। वो एनर्जी इसके बॉन्ड्स के अंदर स्टोर हुई होती है, और जब सेल को ज़रूरत होगी एनर्जी की तो वो इसके बॉन्ड्स ब्रेक करेगा, वो एनर्जी फिर से रिलीज होगी और वो सेल के दूसरे काम में आएगी। ठीक है, अब एटीपी पहले हम देखते हैं कि लिविंग बॉडी में क्या प्रोसेसेस होते हैं एनर्जी को स्टोर करने के और एनर्जी यूटिलाइज करने के। एक जनरल सा ओवरव्यू लेते हैं चैप्टर का। आप डिटेल में ये सारे प्रोसेसेस पढ़ोगे। आपको पता है एनिमल्स दो तरह के हो सकते हैं, जो अपनी एनर्जी खुद जनरेट करते हैं, यानी कि प्लांट्स जो अपने फूड को खुद जनरेट करते हैं। ठीक है, खुद प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरे होते हैं एनिमल्स जो कि अपनी एनर्जी जो फूड के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं। दे ईट अदर एनिमल्स और द प्लांट्स फॉर टू मीट देयर एनर्जी नीड। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, हम देखते हैं सनलाइट क्या है, इट इज़ द हीट एनर्जी, है ना। सनलाइट से हमारे पास हीट एनर्जी आती है। तो क्या होता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को इन्वायरमेंट से इनटेक करते हैं। ये सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को फूड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड टू फूड मॉलिक्यूल जिसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है। ठीक है, इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। आपने इस सनलाइट एनर्जी को प्लांट बॉडी ने इस सनलाइट एनर्जी को कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ फूड मॉलिक्यूल में ट्रैप कर दिया है, स्टोर कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जब इस प्लांट को ज़रूरत होगी या ये एनिमल इस प्लांट को ईट करेगा तो दोनों की बॉडी में ये प्रोसेस होगा कि फूड मॉलिक्यूल जो है वो
ब्रेक होगा प्रोसेसेस के थ्रू, ठीक है। सेल्स इस फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे जब उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ब्रेक डाउन, इसके जो बॉन्ड्स होते हैं, हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, जब वो ब्रेक होंगे तो वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलेगी, हाई एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वो एनर्जी फिर सेल यूज़ कर लेगा अपने प्रोसेसेस को रन करने के लिए, दूसरे कंपाउंड्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो आप ये सारे प्रोसेसेस डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ोगे। एक सेल किस तरह के रिएक्शंस करता है? लिविंग सेल के अंदर दो तरह के केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जनरली एक लिविंग बॉडी के अंदर टू टाइप्स के ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये किस तरह के रिएक्शंस होते हैं, हम इनको एक दूसरे के कंपैरिजन में देखते हैं। रिडक्शन इज जब किसी सब्सटेंस में कोई भी रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट के अंदर हाइड्रोजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, तो हम कहेंगे दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, उसने रिडक्शन रिएक्शन दिया है, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन का ऐड होना इज रिडक्शन। और या तो ऑक्सीजन उसमें कोई ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम उसमें से रिमूव हो जाता है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल फ्रॉम एनी सब्सटेंस इज ऑल्सो द रिडक्शन रिएक्शन। या फिर अगर कोई सब्सटेंस एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन देने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, यानी उसने उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स किसी से एक्सेप्ट किए हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, तो दैट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड द रिडक्शन रिएक्शन। तो इस तरह के इन तीनों में से कोई भी एक रिएक्शन हो तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोजन की एडिशन थी रिडक्शन, तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा ऑक्सीडेशन। किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से, तो दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो हम कहेंगे, तब भी हम यही कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ है, द रिएक्शन वाज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, किसी सब्सटेंस के इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो हम उसे कहेंगे वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और हम एक और चीज़ देखते हैं कि जब भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं तो हमेशा दे बोथ दीज रिएक्शंस रन साइड बाय साइड, कंबाइंड फॉर्म में हमेशा होते हैं। यानी एक स्पीशी अगर रिड्यूस हो रही है तो ज़रूर उसके साथ उसी रिएक्शन में द नेक्स्ट स्पीशी इज ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, नेक्स्ट केमिकल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑलवेज रन साइड बाय साइड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस विच इंक्लूड रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम, those reactions are called collectively called redox reactions, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ही रिएक्शन होता है जिसमें एक चीज़ रिड्यूस होती है तो दूसरी चीज़ ऑक्सीडाइज होती है, ठीक है। ठीक, तो लिविंग सिस्टम में हमने जोन से रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने हैं वो हाइड्रोजन का लॉस या गेन की वजह से होगा या फिर इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन, ठीक है। तो हम लिविंग सिस्टम में जो मेजॉरिटी रिएक्शंस जो होते हैं वो हाइड्रोजन की एडिशन या हाइड्रोजन के रिमूवल वाले होते हैं, ठीक है, और कुछ ऑक्सीजन के लॉस और गेन वाले होते हैं, ठीक है। इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जब सेल यही रिडॉक्स रिएक्शन रन करता है, सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। मैं जनरली रिप्रेजेंट करती हूँ, ए एक मॉलिक्यूल था, उसमें आपने एनर्जी स्टोर की तो वो हो गया हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, ठीक है। फिर यही हाई एनर्जी मॉलिक्यूल
जब आपको ज़रूरत होगी एनर्जी की तो आप इसको ब्रेक करोगे, सेल ब्रेक करेगा इसको और फिर वापस क्या आ जाएगा, वही ए मॉलिक्यूल रीजनरेट होगा और साथ में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, और फिर ये एनर्जी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और फिर दोबारा आपने ये चीज़ याद रखनी है, ये मॉलिक्यूल जो है ये वेस्ट नहीं होगा, इसको सेल दोबारा से एनवायरनमेंट में से, फूड में से एनर्जी निकाल के दोबारा इसके अंदर एनर्जी स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये दोबारा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बन गया। सही, तो मैंने आपको क्या बताया था कि एनर्जी मॉलिक्यूल, सेल के अंदर जो एनर्जी मॉलिक्यूल होता है दैट इज कॉल्ड एटीपी। ठीक है, तो हम एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब हम एटीपी का स्ट्रक्चर डिटेल में देखते हैं, एटीपी क्या है। सबसे पहले देखते हैं एटीपी इज द एब्रीविएशन ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं इस मॉलिक्यूल के। एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक यूनिट होता है फॉस्फेट ग्रुप्स, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। अलॉन्ग विद दिस फॉस्फेट ग्रुप्स इसमें एक राइबोज शुगर होती है। ठीक है, और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस होती है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं एक एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर, ये 3 पार्ट्स होते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस या नाइट्रोजिनस बेस जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अटैच हुआ होता है राइबोज शुगर, ये रिंग फॉर्म में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, फिर इस शुगर के रिंग के साथ अटैच हुआ होता है फॉस्फेट ग्रुप्स। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हम अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4 5 और 6, एक मैंने रिंग ड्रॉ किया है जिसके 6 एंड्स हैं, 6 उसके कॉर्नर्स हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और उसके साथ मैंने एक और रिंग फ्यूज करके उसी के साथ ज्वाइन करके एक रिंग ड्रॉ किया जिसके कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 कॉर्नर रिंग है और ये 6 कॉर्नर रिंग है, और ये कलेक्टिवली एक डबल रिंग बना ना, आ 5 कॉर्नर रिंग एंड आ 6 कॉर्नर रिंग। तो आपने याद रखना है इसका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसे ही बनाना है, एक 6 कॉर्नर रिंग और एक 5 कॉर्नर रिंग, और इसको हम कहते हैं एडिनोसिन। ये एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। नंबरिंग मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए की है, कॉर्नर शो करने के लिए की है, आपने नंबरिंग नहीं करनी है इससे। ठीक है, ये एक एडिनोसिन का मॉलिक्यूल है। एडिनोसिन क्या है, इट इज अ नाइट्रोजिनस बेस मॉलिक्यूल। ठीक है, बेसिक नेचर का मॉलिक्यूल है विच हैज नाइट्रोजन इन इट। ठीक, अब इसके बाद इस एंड से आपने ये जो इसका लोअर एंड है, 5 मेंबर रिंग का जो लोअर एंड है, यहाँ से आपने एक बॉन्ड ड्रॉ करना है, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, और वहाँ पे आपने एक 5 मेंबर्ड रिंग बनाना है दोबारा से। ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग जिसके 5 कॉर्नर्स हों। ठीक है, और ये होगा राइबोज शुगर। ठीक है, दिस इज द राइबोज शुगर विच इज 5 मेंबर्ड रिंग। ये एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसमें 5 कॉर्नर्स होते हैं और वो 5 कॉर्नर्स कार्बन एटम के होते हैं, उसमें कार्बन एटम लगी होती है। एडिनोसिन में क्या होता है, नाइट्रोजन एटम्स होते हैं और दूसरे एटम भी होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन एटम भी होता है। लेकिन राइबोज शुगर के अंदर क्या होती है, 5 कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, तो आपने जब आपसे पूछा जाएगा राइबोज शुगर क्या है, आप बताओगे राइबोज इज आ शुगर मॉलिक्यूल हैविंग 5 कार्बन एटम्स। ठीक है, 5 कार्बन शुगर भी इसको कहते हैं। फिर आपने याद रखना है कि आपने जहाँ से एडिनोसिन के साथ जो सा कॉर्नर अटैच किया है आपने, उससे एक कॉर्नर छोड़ के अपर कॉर्नर यहाँ पर आपने फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच करने हैं। ठीक है, ये अटैचमेंट पॉइंट्स आपने चेंज नहीं करने अपनी मर्जी से। ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, अगर तो 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हों तो वो इसी फॉस्फेट के साथ नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, और ये एक बॉन्ड है, इसको मैंने ऐसे क्यों बनाया है, ये बॉन्ड, ये जो हम ऐसे
इस तरह करके वेव फॉर्म में बॉन्ड शो करते हैं। इसका मतलब होता है अ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। इस बॉन्ड के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है, इसको बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है जो इसके अंदर स्टोर हुई है। जब इसे ब्रेक किया जाएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और यही वो राज है कि एटीपी मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और जब हमें एनर्जी चाहिए तो हम एटीपी मॉलिक्यूल के ये फॉस्फेट ग्रुप्स ब्रेक करते हैं, तो वही एनर्जी रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो एक एटीपी मॉलिक्यूल में मैक्सिमम 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं। तो कलेक्टिवली ये पूरा क्या है, एक एटीपी मॉलिक्यूल है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एडिनोसिन कहते हैं इन दोनों को कलेक्टिवली, ठीक है। इस नाइट्रोजन बेस को और राइबोज शुगर को, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं एडिनोसिन, ठीक है। अगर तो इसके साथ कोई भी फॉस्फेट ना लगा हो, अगर ये सिर्फ इतना सा हो, एक बेस हो और राइबोज शुगर हो, तो जस्ट एडिनोसिन मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो इट इज़ मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन और उसके साथ मोनोफॉस्फेट, यहाँ तक क्या बनेगा, मोनोफॉस्फेट। तो इसका नेम क्या होगा, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन फॉस्फेट ग्रुप, तो होगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। अगर तो इसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होंगे तो इट विल बी कॉल्ड एज डाइफॉस्फेट, ठीक है। नाइट्रोजन रिंग, राइबोज शुगर एंड 2 फॉस्फेट ग्रुप्स, तो हम इस मॉलिक्यूल को कहेंगे ADP, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर तीनों होंगे देन इट विल बी कॉल्ड एज ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2 फॉस्फेट एंड मोनो मीन्स 1 फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अच्छे से याद करना आपने। अब हम देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स टूटते कैसे हैं, या ADP और ATP मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होते हैं। हम केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कुछ एनर्जी की प्रेजेंस में किसी और मॉलिक्यूल की वजह से ATP मॉलिक्यूल वो ब्रेक हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड अदर फैक्टर्स ATP मॉलिक्यूल will break and produce ADP मॉलिक्यूल। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ है, एक फॉस्फेट रिमूव हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, ADP मॉलिक्यूल रह जाएगा एंड 1 फॉस्फेट एंड दिस फॉस्फेट। ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसकी वजह से वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और अगर सेल को मज़ीद एनर्जी चाहिए तो वो इसी ADP मॉलिक्यूल को फिर से यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि अभी भी इसमें और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। तो ADP मॉलिक्यूल विल ब्रेक अगेन अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, जिसमें वाटर आता है तो उसमें फिर से उसका एक फॉस्फेट रिमूव होगा, तो क्या होगा, वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट रह जाएगा, AMP मॉलिक्यूल। साथ में एक फॉस्फेट निकला और फिर से एनर्जी निकली, और ये जो एक फॉस्फेट ग्रुप, जो 1 फॉस्फेट ग्रुप है, उसके ब्रेक होने से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी पर मोल निकलती है, ठीक है। इतनी एनर्जी जनरेट होती है और ये बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक फॉस्फेट ग्रुप के ब्रेक होने से इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे भी 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन अभी भी एक ATP मॉलिक्यूल से 1 and 2 टाइम्स ये एनर्जी निकल सकती है, ठीक है। लेकिन अब ये जो AMP मॉलिक्यूल है इसका क्या होगा, ये वेस्ट नहीं होगा, डिस्कार्ड नहीं होगा। सेल इसको वापस क्या करेगा, जब सेल के पास फूड पार्टिकल्स आएंगे तो वो उस फूड के मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी रिलीज करके, एनर्जी निकाल के इस AMP मॉलिक्यूल में वो एनर्जी ऐड करेगा, ठीक है। सेल वापस इस AMP मॉलिक्यूल में फिर से जो ब्रेक हुए हुए फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स थे, फॉस्फेट ग्रुप्स थे, वो फॉस्फेट ग्रुप्स फिर से इसके अंदर ऐड करेगा, ठीक है। फिर से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी फूड में से लेकर इसके अंदर स्टोर करेगा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। तो क्या होगा,
एटीपी बन जाएगा। फिर एटीपी के अंदर एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा और इतनी ही एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा सेल इस मॉलिक्यूल को। तो फिर क्या होगा, ये एनर्जी इस बॉन्ड में फिर से स्टोर हो जाएगी, एटीपी फिर रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेसेस सेल के अंदर होते हैं। जब रिक्वायर्ड है तो एटीपी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उससे एनर्जी रिलीज की जाती है, और जब एनर्जी अवेलेबल है, ठीक है, जब दोबारा से फूड आया बॉडी में तो एनर्जी अवेलेबल है, तो उस फूड में से एनर्जी लेके एएमपी से फिर से एटीपी जनरेट किया जाता है फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है,